अब हमें पढ़ना है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर की वह क्षमता जो रोगों से लड़ती है। रोगों से लड़ती है मतलब बाहर से जो भी रोगाणु आते हैं, है ना। पहले जब बाहर से कोई रोगाणु आता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उनके विरुद्ध कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनको स्रावित करता है, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, उन रोगाणुओं को मारने की कोशिश करते हैं। अगर वो उन रोगाणुओं को मार देते हैं तो उनके द्वारा हमारे शरीर को कोई भी हानि नहीं होती है, और जब वो रोगाणु को नहीं मार पाते हैं तभी हमारे शरीर में बुखार या उनके जो भी लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक, तो उन रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में पाई जाती है वही कहलाती है इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा। यानी प्रतिरक्षा क्या हो गई, ये केवल जंतुओं में पाई जाती है, पेड़ पौधों में नहीं। तो जंतुओं में पाए जाने वाली, जंतुओं के शरीर की वह क्षमता जो रोगों से लड़ने में सहायक होती है प्रतिरक्षा कहलाती है। अब प्रतिरक्षा इम्यूनिटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इन्नेट और एक्वायर्ड, यानी सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित। सहज क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, उसे कई रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। लेकिन एक्वायर्ड क्या होता है, उपार्जित। उपार्जित का समझ रहे हैं, जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। यानी कि एक्वायर्ड कैसा हो जाता है, जब हम अपने जीवन काल में, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, इनके रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनके विरुद्ध हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनता है वो कहलाता है उपार्जित। क्योंकि पहले से ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं, ये इन रोगाणुओं के आने के बाद उनके विरुद्ध हमारे शरीर में तुरंत बनाया जाता है ना, ये कहला गए उपार्जित। अब हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो सहज का मतलब क्या हो गया, पहले से मान लीजिए कुछ आतंकवादी के लिए हमें पता है कि आतंकवादी हमला होने वाला है, ठीक ना, तो उसके विरुद्ध पहले से ही सरकार जो है वो सेना गठित कर चुकी है, हथियारों को तैयार कर चुकी है कि आतंकवादी हमला होगा तो हम तुरंत उनके विरुद्ध ये हमला कर देंगे, आक्रमण करेंगे, तो वो एक तरह से सहज हो गया। लेकिन बिना कुछ पता चले अचानक से अगर हमला हो जाता है, अचानक से, जैसे वो मुंबई 26/11 वाला हमला याद है ना, मुंबई में जो हमला हुआ था ताज होटल पे, तो वो क्या था, वो अचानक से आतंकवादियों का हमला था। उस समय सरकार उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे हमले के प्रति जब सरकार वो हमला हो जाता है और उसके प्रति स्वयं को लड़ने के लिए तैयार करती है, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए सेना को गठित करती है, वो कहलाती है एक्वायर्ड, उपार्जित। यानी कि सहज का मतलब क्या हो गया, जो पहले से हमारे शरीर में उपस्थित है, और उपार्जित जब रोगाणु आता है तब उसके विरुद्ध जब हमारे शरीर में कोई एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं सहज इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो जो सहज वाला होता है वो 4 प्रकार का होता है, शारीरिक, कायिक, कोशिकीय और साइटोकाइनिक। शारीरिक रोध यानी फिजिकल बैरियर, यानी जो बच्चा होता है, जो बड़े भी होते हैं, उनके शरीर में कई सारे फिजिकल बैरियर होते हैं जो जल्दी से रोगाणु को शरीर के अंदर जाने नहीं देते हैं। और सबसे बड़ा होता है उसमें त्वचा। त्वचा क्या करता है, किसी भी प्रकार के धूल के कण हो गए या रोगाणु हो गए, इन सबको शरीर के अंदर जाने से रोकता है ना। और साथ ही साथ इपिथीलियम आपने उत्तक में पढ़ा होगा, जो कि क्या करता है, शरीर में स्किन हो गया या हमारे शरीर के कोई भी आंतरिक और बाहरी कोशिकीय हो गए, अंग हो गए, उनका लेयर बनाने का कार्य करता है। तो इपिथीलियम जो होता है वो इपिथीलियम कहलाता है ना, शरीर के अंगों का बाहरी, ये बाहर कवर हो गया, और जो आंतरिक कवर होता है, दोनों का लेयर बनाने का कार्यक्रम करता है इपिथीलियम। तो स्किन और इपिथीलियम क्या करते हैं, वो बाहर से आए हुए रोगाणुओं को अंगों में, शरीर के अंदर और अंगों में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है कोशिकीय रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। यानी फिजियोलॉजिकल, यानी जो केमिकल्स शरीर के अंदर निकलते हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर आने वाले रोगाणुओं को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अम्ल हो गया। अच्छा, फिजिकल बैरियर में एक और आता है आपका, जैसे नाक के बाल हो गए, वो भी क्या करते हैं, बाहर से आने वाले रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकते हैं, इसके लिए हमें छींक आती है ना। अब फिजियोलॉजिकल में देखिए अम्ल हो गया, अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या करता है, भोजन के बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। लार भी इसी तरह भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का कार्य भी करता है। आंसू क्या करता है, आँखों में अगर कोई रोगाणु चला गया
भूल के कण या कोई भी रोगाणु, तो वो आंसू के द्वारा बाहर, आँख जो होता है वो अपने आंसू बाहर निकालता है और आंसू के द्वारा उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। कोशिकीय रोध यानी सेलुलर बैरियर, सेल के अंदर कौन कौन से रोध पाए जाते हैं जो कि रोगाणुओं को रोकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये हमारा रक्षक कोशिका भी कहलाता है, क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो डब्ल्यूबीसी के न्यूट्रोफिलस, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये तीनों क्या करते हैं, जब कोई रोगाणु शरीर के कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। साइटोकाइनिन रोध, ये क्या होता है, जब कोई वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हम उसके प्रति हमारे शरीर में इंटरफेरॉन बनते हैं, ठीक, जो कि वायरस के संक्रमण से शरीर को बचाते हैं। ये हो गया हमारा 4 प्रकार जो कि होते हैं इननेट के। अब आते हैं फिर से उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब समझ गए आपकी, जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। अब उपार्जित प्रतिरक्षा का एक गुण ये होता है कि ये रोगाणुओं को याद कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक बार किसी को चेचक हो गया, ठीक, चेचक के रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश किए। जैसे ही चेचक के रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश करते हैं वैसे ही वो क्या करता है, उनको रोगाणुओं को याद भी कर लेता है और साथ ही उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाता है जिससे कि वो उन्हें समाप्त कर सके। इसके साथ ही क्या होता है, भविष्य में जब कभी दोबारा चेचक के अणुओं का हमला होता है तो ये क्या करते हैं, उन चेचक के अणुओं को जो याद रखे रहते हैं तुरंत उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बना के उन्हें वहीं पर समाप्त कर देते हैं। यानी कि एक बार चेचक के रोगाणु जब प्रवेश किए तो सबसे पहले ये क्या करता है, जो सेल होते हैं बी सेल, इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं वो उनको पहचानते हैं कि कैसे रोगाणु हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे इनको मारा जा सकता है। पहचानने के बाद कैसे इनको मारा जा सकता है, इसे करने के बाद वे उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उनको अपनी मेमोरी में यानी याददाश्त में रख लेते हैं कि भविष्य में अगर ये आए तो उनको तुरंत मारा जा सके। तो क्या होता है, भविष्य में जब चेचक के रोगाणु हमला करेंगे तो उन्हें पहचानने की ज़रूरत नहीं होगी। पहचानने वगैरह में जो टाइम जाता है वो सब टाइम नहीं जाएगा, तुरंत ये उस एंटीबॉडीज को उन पर छोड़ देंगे और वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएंगे। यानी पहली बार में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार में जब कोई रोगाणु आता है तो ये उसे पहचानते हैं, उसके केमिकल इसको जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे बने हैं और फिर उन पर हमला करते हैं। लेकिन दूसरी बार में चूँकि उनको पहचान चुके होते हैं और याद कर लेते हैं तो ये सीधे उन पर एंटीबॉडी छोड़ देते हैं और वो तुरंत वहाँ पर ही मर जाते हैं। अब देखिए जो हमारा होता है प्रतिरक्षा वो लसिका अंगों से बना होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो लसिका अंगों से बनती है, जिसमें कि लसिका थाइमस ग्रंथि, स्प्लीन, लसिका गांठें, लसिका उत्तर, प्लाज्मा सेल्स, ये सब मिलके बनाते हैं। रोगाणुओं के प्रति अनुक्रिया जो होती है वो रुधिर में उपस्थित 2 विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को बी सेल्स भी कहते हैं, ठीक। बी सेल्स क्या करते हैं, हमारे रुधिर में प्रोटीन की एक सेना उत्पन्न करते हैं जो कि रोगाणुओं से लड़ते हैं और यही हमारी एंटीबॉडी कहलाती है। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करते हैं। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटीबॉडीज जो होता है उसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, IG, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है। एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, ठीक। अब हम जब इसकी संरचना देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, जो ये एंटीबॉडीज होता है इसमें 2 प्रकार के चेन पाए जाते हैं, एक हैवी चेन और दूसरा लाइट चेन। हैवी चेन आकार में बड़ी होती है, लाइट चेन आकार में छोटी होती है, ठीक। हैवी चेन जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग होता है वेरिएबल यानी अचल और नीचे वाला होता है कांस्टेंट यानी कि स्थिर। यानी ऊपर वाला अचल भाग होता है, नीचे वाला स्थिर भाग होता है। दोनों चेन आपस में सल्फाइड, SS लिखा है ना, सल्फाइड डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। 2 सल्फर है इसलिए डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक।
जो वेरिएबल पोर्शन होता है वहाँ पे एंटीजन बॉन्डिंग साइट पाया जाता है, यानी वहाँ पे जो रोगाणु होते हैं वो आके आपके एंटीबॉडीज से जुड़ते हैं और उनके विरुद्ध फिर ये क्रियाएं होती हैं। ठीक, जब एंटीबॉडीज आ जाता है, एंटीजन आ जाता है, तो ये शॉर्ट और हैवी चेन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के फिर ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। शॉर्ट लाइट चेन और हैवी चेन दोनों ही पॉलीपेप्टाइड जो है चेन से मिलके बनी होती हैं। इन्हें हम लोग H2L2 भी कहते हैं। H2 का मतलब 2 हैवी चेन है और L2 का मतलब 2 लाइट चेन है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा, ठीक, कि H2 और L2 चेन किस में पाई जाती है, तो वो क्या होता है आपका एंटीबॉडीज। तो ये होता है एंटीबॉडीज की संरचना। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हैवी चेन और दूसरे को लाइट चेन कहते हैं। हैवी चेन बड़ा होता है और उसके 2 भाग होते हैं, वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन जो होता है वहाँ पे एंटीजन बॉन्डिंग साइट पाई जाती है, जहाँ पे रोगाणु आके इससे जुड़ते हैं। दोनों चेन आपस में सल्फाइड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, अब जब एंटीजन आके इस एंटीजन बॉन्डिंग साइट से जुड़ जाता है तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। तो ये होता है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर।